मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के प्रथम परिचय सामाजिक विचारक। सामाजिक विचारक में आज मैं आपसे बात करूंगा कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया और जिसने एक पूरे विश्व में एक चेतना की लहर जगा दी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए मित्रों, वर्ग संघर्ष हो या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, ऐतिहासिक भौतिकवाद हो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, मार्क्स के किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी विचारक के विचारों का एक मूल आधार होता है और वो अपने उस मूल आधार के बाद में अपने उस विचारधारा को विकसित करता है। चूंकि मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में अपने इर्द गिर्द समाज में भयंकर शोषण देखा तो उसके मन में एक बात घर कर गई कि जो समाज का दबा कुचला, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, इसके कल्याण के लिए कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो एक समाज में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। और उसने अपने कलम के माध्यम से समाज को एक ऐसी विलक्षण चीज़ दी, एक ऐसा सिद्धांत दिया, एक ऐसी विचारधारा दी, एक ऐसी पुस्तक दी कि उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में या तो व्यक्ति उसका कट्टर समर्थक ही हो सकता है या कट्टर आलोचक ही हो सकता है। बड़ा जबरदस्त विश्व, आधुनिक विश्व की अगर हम जिन प्रमुख चुनिंदा विचारकों की बात करते हैं उनमें मार्क्स का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे साहित्य में पढ़ते हैं, आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। मार्क्स के विषय में आप लोगों ने पहले से भी सुना है, समझा है। आज मैं उसी पे आपसे चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, मार्क्स ने कहा कि प्रारंभ में समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के आधार पर जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जैसे ही अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक संचित वर्ग, दूसरा वंचित वर्ग। संचित वर्ग वह वर्ग था जिसका अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण था। वंचित वर्ग वह था जो कि उस उत्पादन के नियंत्रण से पृथक था। मार्क्स कहते हैं कि यहीं से समाज में वर्ग के निर्माण की नींव पड़ी और समाज दो भागों में विभक्त हो गया। जिसके पास संसाधन थे, आर्थिक शक्तियों पे नियंत्रण था, वो तो बन गया शासक, और जो इससे वंचित था, बाहर था, वो हो गया शोषित। मार्क्स कहते हैं प्रत्येक कालखंड, प्रत्येक इतिहास, वहाँ हमें दो ही वर्ग देखने को मिलते हैं। इनके स्वरूप अलग हो सकते हैं, इनके नाम अलग हो सकते हैं, इनकी प्रकृतियाँ अलग हो सकती है, लेकिन इनका अंदर का क्रियाकलाप यही होगा कि एक के पास संपूर्ण साधनों पर नियंत्रण है और दूसरा उससे बाहर है। प्रारंभ में प्राकृतिक परिस्थिति मैंने आपको बताई, उसको उसने नाम दिया आदिम साम्यवाद। अब उसके बाद में समाज आ रहा है दास समाज। दास समाज में एक तरफ स्वामी है, दूसरी ओर दास है। जहाँ स्वामी दासों को खरीद फरोख्त कर सकता है, कभी भी बेच सकता है, खरीद सकता है, उसे वस्तु की तरफ प्रयुक्त करता है,
उसको निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक संपत्ति उसका स्वामी है, जो उसको चाहे जैसे प्रयुक्त कर सकता है, एक वस्तु की भांति। विवाह का कोई अधिकार नहीं, परिवार बसाने का कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्वामी को प्रसन्नचित रखना, उसकी सेवा करना ही उसका एकमात्र दायित्व है। मार्क्स ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि समाज में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन की उसने कारण बताए हैं कि या तो ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ते हैं, या आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई नया साधन पैदा होता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में ये दोनों वर्ग लड़ते हैं और एक नवीन स्थिति पैदा होती है, जैसा दास व्यवस्था के बाद में हुआ। अब व्यवस्था आई सामंती व्यवस्था, एग्रीकल्चर का ढांचा आया। यहाँ एक तरफ सामंत हैं, दूसरी तरफ कृषक वर्ग है। जहाँ संपूर्ण भूमि पे नियंत्रण सामंत का है, लेकिन वो एक दिन भी फावड़ा नहीं चलाता है, खेती नहीं करता है, अनाज नहीं बोता है, परिश्रम नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, रेशमी रंगीन कपड़े पहनता है, स्वर्ण आभूषण पहनता है, समस्त भौतिक सुविधाओं का उपभोग करता है। वहीं दूसरी ओर कृषक वर्ग है, जो कि दिन रात कड़ी मेहनत करता है, उसके बावजूद भूखा ही सोता है और भूखा ही उठता है बेचारा। तो संघर्ष तो होना है। मार्क्स कहते हैं फिर ये दोनों वर्ग संघर्ष करेंगे, फिर एक नवीन स्थिति आएगी, नवीन सामाजिक व्यवस्था आएगी, जिसको आगे के मेरे लेक्चर्स में आपको जब मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताऊंगा तो इसको वाद और प्रतिवाद और संवाद से जोड़ दूंगा। अब नई स्थिति आई। उस नई स्थिति की ये विशेषता थी कि अब उत्पादन हाथ के स्थान पे मशीनों से हो रहा है, और उत्पादन जहां पहले सीमित मात्रा में था, अब उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जहां पहले उत्पादन केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा रहा था, अब उत्पादन ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्ति के लिए हो रहा है। और ये लाभ भी किसकी कीमत पे है? जो शोषित वर्ग है उसके शोषण की कीमत पे है, क्योंकि दो ही वर्ग बताए उसने, शासक और शोषित। मार्क्स कहता है अब ये नवीन व्यवस्था है, इस नवीन व्यवस्था का नाम है पूंजीवादी समाज। इस पूंजीवादी समाज में शासक तो हो गए पूंजीपति, जिनका कि उद्योग धंधों, कल कारखानों, पूरी इंडस्ट्री पे, सब चीज़ों पे, उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण है। वहीं दूसरी ओर इसके सामने है मजदूर वर्ग। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसके प्रयुक्त जो मार्क्स के शब्द हैं उनके स्थान पे बिल्कुल आपके सरल सामान्य शब्द, ताकि एक बार आपके खाका समझ में आए कि वर्ग संघर्ष क्या भला है, ये क्या चीज़ है। यहाँ मैंने आपको पहले से बता दिया कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है। एक तो उत्पादन हाथ के स्थान से मशीन से हो रहा है, और उत्पादन यहाँ आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं, लाभ के लिए हो रहा है, और ये लाभ शोषित वर्ग के शोषण के आधार पे ही होगा। अब मार्क्स कह रहे हैं कि व्यक्ति में चेतनाओं का प्रसार होगा, क्योंकि नगरीय जीवन शैली में आ गया, सब लोगों से मिलेगा, यहाँ उसमें चेतनाएं आएगी। दिल्ली बम्बई में बैठा हुआ मजदूर लंदन में बैठे हुए, वाशिंगटन में बैठे हुए मजदूर से बात करेगा। क्यों? पूंजीपति ने अपने माल की खपत के लिए यातायात और संचार के साधनों का जाल बिछा रखा है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि सब मजदूरों में एक समान प्रकार की चेतना आएगी कि उत्पादन तो हम करते हैं और हमारे उत्पादन का मजा पूंजीपति लेता है। परिणाम स्वरूप वो सब मानसिक रूप से एक हो जाएंगे। इसी को मार्क्स ने वर्ग चेतना की स्थिति बताया है। और अब मार्क्स कह रहे हैं कि क्या होगा कि जब व्यक्ति में चेतना आ जाएगी, जब व्यक्ति में जागरूकता आ जाएगी, जब व्यक्ति में अलगाव से विलगाव की स्थिति आ जाएगी, जब व्यक्ति यथार्थ से परिचित हो जाएगा, तो वो हथियार उठाएगा, क्रांति करेगा। ये क्रांति रक्तपूर्ण होगी
और इसी को मार्क्स ने नाम दिया है। इस क्रांति के बाद के समाज की स्थिति को मार्क्स ने नाम दिया है सर्वहारा का अधिनायकवाद या समाजवादी समाज। जहाँ की क्या होगा कि इस क्रांति में मार्क्स कह रहा है सर्वहारा की जीत होगी और संपूर्ण समाज पे सर्वहारा का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन मार्क्स कह रहे हैं ये स्थिति चिरकालीन दीर्घकालीन नहीं होके अल्पकालिक होगी, टेंटेटिव व्यवस्था है। और इसके बाद में जो अगली सामाजिक व्यवस्था आएगी उसको मार्क्स ने कहा है वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। राज्य नहीं बोल रहा है, राज्य का तो दुश्मन है, बैरी है। क्यों? मार्क्स कहता है जब क्रांति होती है, जब जब शोषण होता है, तब तब राज्य पूंजीपतियों का साथ देता है, शासक वर्ग का साथ देता है, शोषित वर्ग का साथ नहीं देता। इसलिए मार्क्स ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, जिसको कि हम कह सकते हैं साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, साम्यवाद का अर्थ है कि वह स्थिति, वह समाज जहां व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यहाँ निजी संपत्ति नाम की चीज नहीं होगी, सबके साथ समान व्यवहार होगा। व्यक्ति की योग्यता क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा, उसे उसकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। यानी सब तरह का शोषण असमानताएं समाप्त हो जाएगी, पूरा समाज इक्वल हो जाएगा और पूरे समाज में कोई शोषण के बीज नहीं रहेंगे। इसे ही मार्क्स ने समाज की जो विकास के क्रम की अंतिम अवस्था बताया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के संदर्भ में जो ये 6 अवस्थाएं बताई, नंबर 1 आदिम साम्यवाद, नंबर 2 दास समाज, नंबर 3 सामंती समाज, नंबर 4 पूंजीवादी समाज, नंबर 5 सर्वहारा का अधिनायकवाद या समाजवादी समाज और नंबर 6 वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज या साम्यवादी समाज। ये किस प्रकार का चेंज है, ये किस प्रकार के परिवर्तन का क्रम है, ये किस प्रकार के परिवर्तन का स्वरूप है। अमूमन विद्यार्थियों से मैं कक्षा में चर्चा करता था, मेरे जब क्लासेस लगती थी तो बच्चे सब कहते थे कि सर ये तो चक्रीय है। नहीं मित्रों, ये चक्रीय नहीं है। चक्रीय में तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 फिर वापस 1 2 3 4 5 6। नहीं, मार्क्स ने कहा बेचारे ने, मार्क्स तो कह रहा है ये अंतिम अवस्था है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय परिवर्तन। मेरे अगले चैप्टर्स में जब फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया होगा कि परिवर्तन के स्वरूप अलग अलग तरह के 3 तरह के बताए थे प्रतिमान, एक रेखीय, एक चक्रीय और एक अप एंड डाउन। 3 तरह से परिवर्तन होता है। आशा और उम्मीद है आपको मार्क्स का ये सिद्धांत समझ में आया होगा। कल मैं इस पे आप पे और चर्चा करूँगा, इसके और डिटेल से इस पे चर्चा करूँगा। हाँ, मैं देख रहा था यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं। आप लोग वीडियोस देखें, रुचि लें, नोट्स बनाएं। हाँ, कोई आपकी जिज्ञासा है, समस्या है, उसे आप मुझे इनबॉक्स में आके चर्चा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं, देखें इसे। और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 9460850873। दोबारा दोहराता हूँ 9460850873 पे आप मुझे इनबॉक्स में आके आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई शब्द संबंधित प्रॉब्लम है, कोई जिज्ञासा है, कोई नोट्स आपने बनाए हैं, नोट्स बनाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, सीधी टू द पॉइंट, है ना। इन पे आके अपनों को ज़्यादा इनबॉक्स कचरे की तरह नहीं भर रहा है। चलिए
आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और जो राज्य सरकार के निर्देश हैं कोरोना को लेके, सामाजिक दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहनें, शादी विवाह समारोह में सावधानी से जाएं, कर्फ्यू का भी आदेश दिया गया है, सारी चीज़ें हैं। इन सब गाइडलाइंस की पालना करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।